Welcome to my English channel English at Ease. Today we'll discuss on the figure of speech. Students, figure of speech और literary device ये दोनों एक ही चैप्टर है। अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से हम लोग उसको यूज़ करते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिगर ऑफ स्पीच एंड द लिटरेरी डिवाइस, हिंदी में हम लोग इस चैप्टर को अलंकार के नाम से जानते हैं। अब आपको समझ में आ रही होगी। अलंकार हिंदी में आप लोग पढ़े हो, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार। अलंकार का ही इंग्लिश में नाम फिगर ऑफ स्पीच। इंग्लिश लिटरेचर में फिगर ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा एक योगदान है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रामर का बहुत ही एक मेजर इम्पैक्ट है फिगर ऑफ स्पीच का। ग्रामर में फिगर ऑफ स्पीच आपको जानकारी रखना ही होगा अगर आप इंग्लिश के बारे में पढ़ते हो तो। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानकारी रखेंगे फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। फिगर ऑफ स्पीच, जैसे मैंने आपको कहा, फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में इसे अलंकार कहते हैं। अलंकार हम लोग क्यों यूज़ करते हैं आप जानते हो। ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, इसका यूज़ हम लोग अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं। टू ब्यूटिफाई आवर सेल्व्स। सच वे इन लिटरेचर वी यूज फिगर ऑफ स्पीच टू ब्यूटिफाई द पोएम्स, टू ब्यूटिफाई द प्लेज, ड्रामास। शेक्सपियरियन ड्रामा में भी लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। ये सभी लिटरेचर को और सुंदरता और अच्छा बनाता है। लिटरेचर में सुंदरता ले आती है ये फिगर ऑफ स्पीच। अगर आपके सामने में कोई भी पोएम्स पढ़े, उसमें कोई एक राइम स्कीम नहीं हो, कोई तालमेल नहीं हो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग पोएम्स में काफ़ी इस तरह का बहुत फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग काफ़ी पोएम में पढ़े होंगे, आपको एक रिदम नज़र आता है, जबकि स्टोरीज़ में इस तरह का आप नहीं पाते हो। आप बचपन में उस राइम को ज़रूर याद किए होंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। देखो, इस पोएम में एक रिदम है। ट्विंकल, फिर ट्विंकल का यूज़ किए हैं। अगर ऐसा नहीं लिखा जाता, आपको अगर ऐसे पढ़ाया जाता, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता, आप याद नहीं कर पाते। बच्चे को राइम्स इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उसको मेमोरी पावर बढ़े। Figure of speech has a great impact on the literature. Now we will discuss on the some of the figure of speech. इस वीडियो में मैं आपको कुछ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आप लोगों को और कुछ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। एट फर्स्ट we discuss about the figure of speech. All the students, you look at your screen, you see that is the figure of speech. A figure of speech is used in a language to produce a greater effect on the reader or the listener. ठीक है, इसके बारे में काफ़ी बात मैंने आपको कह दिया। लिटरेचर को और सुंदर बनाने के लिए, ग्रेटर इम्पैक्ट बनाने के लिए, ज़्यादा जोरदार बनाने के लिए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं।
बहुत सारा फिगर ऑफ स्पीच है। 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए कुछ फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों को मैं बताऊंगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको के साथ बताऊंगा, और 2 पार्ट में इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। स्टूडेंट्स, यू काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट द कॉन्सिक्वेंट वीडियोस वेरी इजीली। ओके, नाउ सिमिली। सिमिली को हम लोग हिंदी में उपमा कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों को तालमेल करके अगर पढ़ते हो तो बहुत आसानी से इस चैप्टर को समझोगे। सिमिली, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द सिमिली। सिमिली क्या है? द डेफिनेशन ऑफ सिमिली इज व्हेन देयर इज ए कंपैरिजन ऑफ एट लीस्ट वन कॉमन पॉइंट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब हम समानता देखते हैं, जैसे आप बोलते हो ना काली बादल, काली बादल के साथ हम लोग कंपैरिजन करते हैं, मानो जी ब्लैक कलर को, एज ब्लैक एज क्लाउड। ओके, सपोज दैट एज, लाइक, ये सब वर्ड से जब जुड़ा हुआ सेंटेंस होता है, लाइक, एज, सो, देन यू विल बी कन्फर्म दैट दिस इज सिमिली। तुलना दिया जाता है दोनों में, एक को दूसरे के जैसा माना जाता है, दूसरे के जैसा माना जाता है, उस जगह में हम लोग कहते हैं दिस इज द सिमिली। ओके, सिमिली का बहुत सारा यूज़, हर पोएम्स में सिमिली आपको मिलेगी। लाइक और एस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। लाइक ए टेरिबल फिश मिरर पोएम में है। सो मेनी पोएम, इन सो मेनी पोएम्स यू विल गेट द such similes, like the pigeons came like swarms of flies। लाइक का यूज़ हुआ है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। द फर्स्ट एग्जाम्पल यू सी हियर, लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू सी, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रोज़। रोज़ के साथ तुलना किया गया है। सिमिली का यूज़ बहुत सारा आपको मिल जाएगी। हम लोग बोलते हैं ना, एज प्राइड एज लायन, लायन के तरह प्राइड, एज स्ट्रांग एज ऑक्स। ओके, एज बिग एज एलिफेंट, एज टॉल एज जिराफ। तो ये सभी सिमिली का एग्जाम्पल है। उपमा, हिंदी में इसे हम उपमा कहते हैं। नेक्स्ट, नाउ द मेटाफोर। You see in your screen, that is the metaphor। मेटाफोर को हिंदी में हम लोग रूपक अलंकार बोलते हैं। मेटाफोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाफोर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर ट्रीटेड एज वन while comparing them। बात को बहुत गौर से आप केवल ख्याल रखोगे तो मुझे लगता है आपको फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने कहीं दिक्कत नहीं होगा। मेटाफोर में क्या है? मेटाफोर में ये है, हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट जैसा ही कंसिडर करते हैं, उसके तरह नहीं, ऐसा ही हम मानते हैं। तब हम मेटाफोर का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अगर कहें आपको, मिरर पोएम में आप देखोगे, नाउ आई एम ए लेक, आई एम ए लेक, मतलब मिरर कह रहा है अपने आप को, मैं लेक हूँ, झील हूँ। इस तरह का सेंटेंस में मेटाफोर हम लोग यूज़ करते हैं।
जैसे अभी आपको सिमिली में मैंने बताया लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, लाइक ए ड्रीम, ड्रीम की तरह है। लेकिन मेटाफोर में अगर कहते हैं, आप एग्जाम्पल को मैं देखो, लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, मतलब लाइफ को बेड ऑफ रोजेस के साथ डायरेक्ट माना गया है। ये बेड ऑफ रोज नहीं है। ही इज ए लायन इन द बटल फील्ड, युद्ध में वो शेर है, शेर जैसा नहीं। अगर हम एज बोलते तो उसमें सिमिली हो जाता, एज लाइक का यूज़ करते तो वो सिमिली होता। लेकिन मेटाफोर में डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट ही मानते हैं, तब हम लोग उसको कहते हैं मेटाफोर। इज इट क्लियर टू यू? हिंदी में हम इसे रूपक अलंकार कहते हैं। मुझे लगता है मेटाफोर आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जाम्पल आपको मैंने दिया, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें है। देखो, थर्ड एग्जाम्पल, ही इज़ ए वल्चर ऑफ द स्टेट, ही इज़ ए वल्चर ऑफ द स्टेट। फिफ्थ एग्जाम्पल, लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शैडो, वॉकिंग शैडो माना गया है, जैसा नहीं वही माना गया है। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, डायरेक्ट माना गया है। ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, ये हमेशा हम लोग कहते हैं, यू आर द ट्विंकलिंग स्टार ऑफ माई क्लास, नॉट लाइक द ट्विंकलिंग स्टार बट यू आर द ट्विंकलिंग स्टार इज, तब हम इसे मेटाफोर कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, पर्सोनिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सोनिफिकेशन को हम लोग हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। मानवीकरण अलंकार से आप लोग समझ रहे होंगे, मानव मतलब आदमी, मनुष्य माना गया है। मतलब जब देखोगे पोएम्स में कोई नॉन लिविंग थिंग को आदमी से माना जाता है, हम उसमें जीवन समझते हैं, जीवित समझते हैं। जैसे कि विंड पोएम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं उसके बारे में वीडियो भी बनाया, आप मेरा चैनल में देख सकते हो। विंड को ओ गॉड ऐसा माना गया है, क्लास 9th में है। ओ गॉड विंड, विंड गॉड, विंड को मैंने भगवान मान लिए, भगवान ही मान लिए। मानवीकरण अलंकार मतलब उसको मानव की तरह, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह हमने उसको ट्रीट किया, कंसिडर किया, तब हो गया पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन, पर्सन माने व्यक्ति। इन पर्सनिफिकेशन, दैट इज a personification is a figure of speech in which lifeless objects और abstract ideas जिसमें जीवन नहीं हो are spoken of as having life and mind, ऐसा हम मानते हैं पर्सोनिफिकेशन में, जहाँ पर एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को जिसमें कोई जीवन नहीं हो या तो कोई आइडियाज़ को हम लिविंग मान लेते हैं, तब हम लोग उसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। सन के बारे में हम लोग कहते हैं, सूरज को आप लोग देखे होंगे हिंदी में काफ़ी पोएम्स में ऐसा मिलेगी आपको। सूर्य देवता हाजिर हो गए, सामने आए, तो इस तरह का जहाँ हम ट्रीटमेंट करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, तब हम उसे मानवीकरण अलंकार, इंग्लिश में पर्सनिफिकेशन कहते हैं। You can see the examples. Love is blind. You see the example. Second example is there. Love is blind means that here love, that is the abstract noun, is considered as any living thing. Blind माना गया है,
ब्लाइंड तो वही हो सकता है जिसमें कोई जीवन होगा। नॉन लिविंग थिंग ब्लाइंड कैसे हो सकता है? उसको वो तो कुछ ऐसे भी देख नहीं सकता। लेकिन माना गया है लव इज ब्लाइंड। ओके, so many examples are there. 6 you see that time and tide waits for none. मैं उस एग्जाम्पल को बता रहा हूँ जो आपको हमेशा कॉमन है। सिक्स नंबर में देखो, दैट इज द थिंग टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। आप जानते हो टाइम और टाइड किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो इस जगह में देखो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, मतलब टाइम और टाइड दोनों को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना गया है, जीवित माना गया है, जहाँ कहा जा रहा है देखो इन लोग किसी का इंतज़ार नहीं करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मानो तुम किसी के इंतज़ार में खड़े हो, कहते हो जो देखो ज़्यादा समय मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार नहीं करूँगा। लाइक दैट, दैट इज़ द पर्सनिफिकेशन। द मून veiled her face. Authority forgets a dying king. So many examples are given here. You can see them in your poem also of your class. There are so many examples. You will find out, and I think that now you can identify the figure of speech very easily. तीन मैंने बताया, simile, metaphor and personification. Next is the apostrophe. You see here, it is very easy. एपोस्ट्रोफी तो आप लोग जानते हो, जो साइन हम देते हैं, लेकिन इसमें एपोस्ट्रोफी एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। सपोज दैट एन एपोस्ट्रोफी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। ये एपोस्ट्रोफी हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ किसी को एड्रेस करने के लिए। जूलियस सीजर में बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में है, जिसमें एंटोनी कहता है ओ माइटी सीजर डस्ट दाउ लाई सो लो। ओ माइटी सीजर, ओ माइटी सीजर, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क्स, हियर इज द एक्सक्लेमेशन मार्क्स, मीन्स दैट इस लाइन को अगर हम ऐसे लिखते हो माइटी सीजर यू आर लाइंग ऑन द बेड, लाइंग ऑन द फ्लोर, तो ये कोई मज़ा नहीं आता पढ़ने, हमें प्लीजन नहीं मिलता। लेकिन इस सेंटेंस को देखो, ओ माइटी सीजर डस्ट दाउ लाई ऑन लाई सो लो। Next example 6, O world, O life, O time, on whose last steps I climb. इस सेंटेंस में देखो एक एम्फेसिस आ रहा है, जोर आ रहा है, जोरदार करने के लिए सेंटेंस को और जीवित बना दिया है। सीजर मरने के बाद एंटोनी कहता है ओ माइटी सीजर, हे महान सीजर, आप इस तरह से नीचे गिरे हुए हो। This is the thing, this is the impact of the figure of speech. ये एपोस्ट्रोफी है। इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ हम जब कोई सेंटेंस को बहुत जोड़ करके बोलते हैं, एम्फेसिस करते हैं उस सेंटेंस को, तब ये एपोस्ट्रोफी कहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हो, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स, O death, where is thy sting? O judgment, thou art fled to British beast. ये भी जूलियस सीजर का लाइन है। थर्ड, तो नाउ स्टूडेंट्स, टुडे I have discussed on 4 figure of speech: simile, metaphor, personification and apostrophe. In the next video you will get the other figure of speech
आप इस वीडियो को ध्यान से सुनो और अपना कॉपी में लिखने का कोशिश करो। इज़ इट क्लियर टू यू? ओके, गुड बाय।